हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अपने NCERT के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो उसी क्रम में हमारा आज चैप्टर नंबर 10 या फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स का दूसरा। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस इसकी कि बोर्ड वगैरह में भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे और कंपटीशन वगैरह में तो यहाँ से क्वेश्चन NCERT से आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी NCERT क्लास 10th का चैप्टर नंबर भी 10 है आज, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, देखते हैं क्या है चैप्टर में, किस तरह से क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कहाँ है। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको जो बहुविकल्प सीरीज कराई हुई है उसमें भी दिया था आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होता है, नेत्र लेंस की एक ऐसी क्षमता होती है जिस क्षमता के द्वारा जो नेत्र लेंस है मनुष्य के अंदर वो फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है, मतलब अपने आप क्या कर लेता है, समायोजित। उस क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है कौन सा भाग होता है? मानव जो नेत्र होता है किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो बताना है। ये कॉर्निया को इंग्लिश में भी कॉर्निया ही बोलते हैं। ठीक है, पुतली पिपिल। ठीक है, दृष्टिपटल पर बनाएगा। कहाँ पर बनाता है? रेटिना पर। कहाँ बनाता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको रेटिना दिखा देता हूँ कहाँ होता है। ये देखिए, ये हमारी आँख है। इस आँख के अंदर ये वाला पार्ट पाया जाता है दृष्टिपटल। क्या पाया जाता है? दृष्टिपटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आँख में ये वाला पार्ट होता है परितारिका, बीच में होता है क्या? पुतली, और ये एक लेंस है। कौन सा लेंस होता है आँख के अंदर? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम यानी कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, इतने सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। 25 मीटर भी मिलेगा आपको, या ये सही मत कर देना। 25 क्या होती है? सेंटीमीटर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मीटर और सेंटीमीटर में कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। फोकस दूरी में किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं? तो किसके द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं? जो पक्षमापी होती है उसके द्वारा आप किसमें? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करना है। उसे दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए 5.5 डायोप्टर क्षमता, कितनी क्षमता दी है? 5.5 डायोप्टर क्षमता के
लेंस की आवश्यकता है, माइनस दिया है तो कौन सा लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा माइनस में, अवतल। कौन सा लेंस होगा, अवतल। कौन सा होगा, अवतल। और अवतल यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, मतलब उसे दूर का नहीं दिखाई देगा। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे डेढ़ का यूज किया जाता है। निकट का मतलब प्लस है तो कौन सा होगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। परिसंशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यदि दूर की दृष्टि के लिए और निकट की दृष्टि के लिए। दो केस हैं, दो केस में आपको बताना है कितनी लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आंसर यही निकल जाएगा। देखिए फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 100/f या f इक्वल्स टू 100/p, 100/p। तो इस केस के लिए निकालेंगे पहले क्या, f इक्वल्स टू 100/p। 100/p कितना दिया है, -5.5, -5.5। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे लगभग 18 बार जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर, और माइनस में आएगा -18। इसमें अभी निकाल चुके थे हम, f इक्वल्स टू 100/p, 100/1.5 तो 66.67 आया था, 66.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है। जितना बड़ा इन्होंने दिया है यहाँ पर पढ़ने में आपको लगेगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन करना कुछ नहीं है। f का फॉर्मूला होता है 100/p, p दिया हुआ है दोनों में, ये भी p दिया है, ये भी p दिया है, तो p की वैल्यू आपको ये दी है और इसमें p की वैल्यू ये दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है हमारे पास। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, देखिए इन क्वेश्चनों को करने की एक ट्रिक होती है। निकट दृष्टि दोष है तो वस्तु व्यक्ति को कहाँ का नहीं दिखाई देगा, दूर का, और दूर कितनी वस्तु रखी होगी, अनंत पर। तो u बराबर कितना लेंगे, माइनस अनंत। u बराबर कितना लेंगे, माइनस अनंत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पेपर में 6 नंबर में। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फिर ये जो दिया है ये क्या है, -80, ये v की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है, v की। तो u कैसे लेंगे, देखिए दोबारा समझिए, निकट दृष्टि दोष है तो दूर का नहीं दिखाई देगा, दूर कितनी वस्तु रखी होगी, अनंत पर, तो u कितना लेंगे, अनंत। u कितना लेंगे, अनंत। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, f निकाल देंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है, u बराबर कितना लेंगे, -∞, v बराबर कितना, -80 सेंटीमीटर। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता निकालनी है। तो सबसे पहले फोकस दूरी निकालेंगे, f बराबर कितना आएगा, तो फॉर्मूला है 1/f, लेंस के लिए है तो माइनस यूज करेंगे, -1/u से। चलिए वैल्यू रखिए, 1/f निकालना है, 1/v कितना दिया है, -80, -1/u कितना है, इन्फिनिटी। 1/∞ 0 होता है, तो f की वैल्यू आ जाएगी -80 सेंटीमीटर। कितना आएगा, -80 सेंटीमीटर। और माइनस किसकी, कौन से लेंस की होती है फोकस दूरी, अवतल लेंस की। तो कौन सा लेंस प्रयुक्त किया है, अवतल, और निकट में अवतल ही प्रयुक्त करते हैं। यहाँ से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, निकट है तो निकट में कौन सा यूज करते हैं, अवतल। ठीक है, अब p निकालना है, p का फॉर्मूला क्षमता, p मतलब क्षमता लेंस की, 100/f, 100/f कितना है, -80, ये 0 कट गया, ये कितना आ गया, 1.25 माइनस में डायोप्टर। कितना आएगा, -1.5 डायोप्टर, -1.25 डायोप्टर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए आप एक बार कैसे हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 7। चित्र बनाकर दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, देखिए चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित, दीर्घ का मतलब दूर, कैसा है, दूर,
कभी सोचो कि दीर्घ नाम आ गया, दीर्घ क्या होता है, दीर्घ का मतलब दूर। कैसे संशोधित किया जाता है, दूरदृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है ये बताना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ दूरदृष्टि दोष का, या इसी में बता दूं आपको, चलो बना ही देता हूँ। देखिए ये आपकी आइज है, इस तरह से आप देखेंगे आइज मिलेगी आपको, यहाँ ऐसे निकला हुआ मिलेगा। इस तरह से होती है, यहाँ से यहाँ पर लेंस पाया जाएगा कौन सा, उत्तल। कौन सा लेंस होगा, उत्तल। अब देखिए इस तरह से आपको मिलेगी, यहाँ पर लेंस होगा उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस में दूर दृष्टि दोष का दिखाना है। दूर का मतलब पास की नहीं दिखाई देगी, पास रखी होगी कहाँ पर, 25 सेंटीमीटर मान लीजिए, यानी कि पास है, तो इस तरह से प्रकाश की किरणें आएगी। और अगर इसकी आंख सही होती, दूर दृष्टि दोष नहीं होता, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता। लेकिन आंख में दोष है तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनेगा कहीं पर जाकर। यहाँ पर इमेज बनी और ये है आपका यहाँ कहीं रेटिना, क्या है, रेटिना। तो ये इसका मतलब उसके अंदर कौन सा दोष है, निकट पॉइंट है, ये है दूर दृष्टि दोष। कौन सा है, दूर दृष्टि दोष। याद कैसे रखेंगे, दूर में पास की नहीं दिखाई देती, पास कहाँ पर रखी होगी, 25 सेंटीमीटर के आसपास। तो फिर क्या करते हैं, वहां से प्रकाश की किरणें समांतर नहीं आएगी, किसी पॉइंट से चलेंगी। चलने के बाद दूर है तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर आगे बनेगा, यानी कि रेटिना के पीछे बनेगा, यहाँ पर कहीं इमेज बनती है। अब इसको संशोधित कैसे किया जाता है, इसके रास्ते में जो ये प्रतिबिंब बना है, इस तरह से देखेंगे आप, इसके रास्ते में हम क्या कर देते हैं, इस तरह से बना है, इसके रास्ते में कौन सा लेंस रख देंगे, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो जैसे ही आप उत्तल लेंस रखेंगे तो उत्तल लेंस रखने पर जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर। जो इमेज है कहाँ पर बन जाएगी, रेटिना पर। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो इस तरह से इसको देखिए, दोनों डायग्राम में अंतर, ये यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, इसमें रेटिना पर बना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, संशोधित करेंगे दूरदृष्टि दोष को। ठीक है, दूसरा पढ़िए, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। निकट बिंदु कितना है, 1 मीटर। देखिए दूर दृष्टि दोष है तो उसे पास की नहीं दिखाई देगी। कहाँ की नहीं दिखाई देगी, पास की। और पास कितनी वस्तु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पास वस्तु कितनी रखी होगी, -25 सेंटीमीटर पर। u बराबर कितना होगा, -25 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, कैसे समझना है इनको। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्या u ले क्या v ले। उसने कहा एक दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष, दूर है तो पास की नहीं दिखाई देगी। पास कितनी रखी होगी, 25 सेंटीमीटर पर, तो u लिया हमने 25। इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष दिया था, निकट में दूर की नहीं दिखाई देती, दूर कितनी रखी होगी, अनंत पर। दोनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आएगा, -25 सेंटीमीटर। और कितनी है, 1 मीटर, यानी कि v 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो v कितना है, -100। f निकालना है आपको, लेंस की क्षमता निकालनी है, p निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u से। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, किसकी, 1/f कितना है, देखिए 1/f कितना है, निकालना है। 1/v कितना है, -1/100, -1/u कितना है, -25, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। एलसीएम आ जाएगा 100 से, ये गया एक बार, एक के ऊपर -1, 25 से गया 4 बार, 4 एकम 4। तो यहाँ से देखेंगे 1/f की वैल्यू आ गई 3/100, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोकस दूरी 100/3, कितनी आ जाएगी, 100/3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, क्षमता। क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 100/f। 100/f कितना है, 100/3। 100 से कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो +3 डायोप्टर। और प्लस किसकी होती है, उत्तल की। तो लेंस कैसा होगा, ये उत्तल लेंस। कैसा, उत्तल। और दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस ही प्रयुक्त करते हैं, ना कि
अवतल लेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है इस वाले क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है क्या, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसका रीजन बताना है क्यों नहीं देख पाते। आपने पढ़ा होगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी अनंत। मतलब ये है कि अधिकतम तो कितना भी दूर तक देख सकती है एक स्वस्थ आँख, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आँख है उसको हमने 10 सेंटीमीटर पर बुक रख ली, कितने सेंटीमीटर पर, 10 पर, और मैं कहूँ कि आपको वो बुक पढ़नी है, तो क्या आप पढ़ सकते हो उस बुक को? नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो वही बताना है उसका रीजन। तो जो हमारी आँख है उसके अंदर पाई जाती है पक्षमाभी मांसपेशियाँ, पक्षमाभी पेशियाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी मसल्स। तो ये जो पक्षमाभी मांसपेशियाँ होती हैं, ये हमारी आँख के अंदर जो लेंस पाया जाता है उसका नाम होता है अभिनेत्र लेंस। क्या होता है? अभिनेत्र लेंस। तो जो ये अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी को एक निश्चित और मिनिमम बाउंड्री तक, न्यूनतम सीमा से कम नहीं देख पाती, से नहीं काम कर पाएगी। मतलब ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं ये केवल एक निश्चित न्यूनतम दूरी पर काम कर पाती है। वो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसलिए हम 25 सेंटीमीटर से पास रखी वस्तु को नहीं देख पाते स्पष्ट, उसका धुंधला प्रतिबिंब बनता है। तो किसके कारण होता है ऐसा? पक्षमाभी मांसपेशियों के कारण। किसके कारण? पक्षमाभी मांसपेशियों के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए कि किसी वस्तु को हमने 25 सेंटीमीटर पर रखी थी। कितने पर रखी थी? 25। अब हमने दूरी बढ़ा दी, इसको 25 से हमने 50 सेंटीमीटर पर रख दिया। कहाँ रख दिया? 50 सेंटीमीटर पर। तो प्रतिबिंब दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। देखिए, अभी मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था इस तरह से। ये लेंस है, अभिनेत्र लेंस, यहाँ से आ रही है अगर अनंत से, तो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। आप इसको कितनी भी दूर रखते जाइए, कितनी भी पास लाते जाइए, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? रेटिना पर। क्या प्रतिबिंब दूरी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रतिबिंब दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्रतिबिंब दूरी पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चाहे आप 25 सेंटीमीटर के बाद कितनी पर भी रखिए, 50 पर रखिए, 75 पर रखिए, ये स्वस्थ आंख के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्वस्थ आंख के लिए। तो नेत्र से अगर आप वस्तु की दूरी बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब की दूरी अपरिवर्तित रहेगी। वो हमेशा कहाँ पर बनेगी? प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर। कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर। यही क्वेश्चन पूछा है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देंगे तो प्रतिबिंब दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रेटिना पर ही बनेगी हमेशा। किस पर बनेगी? रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 10, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये क्वेश्चन आपको बताना है। बताना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सबसे पहले तारे का टिमटिमाने के कारण होता है तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या होता है कि ये जो स्टार है, कोई भी स्टार होता है, क्यों टिमटिमाता हुआ दिखता है? सबसे पहले देखिए, ये हमारा वायुमंडल है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। इसके ऊपर वायुमंडल की बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? परत। कोई परत गर्म होती है, कोई परत कैसी होती है? ठंडी। तो जब कोई प्रकाश इन परत से होकर गुजरेगा,
कोई प्रकाश इन परत से होकर गुजरता है, प्रकाश इन परत से होकर गुजरेगा तो उस प्रकाश का अपवर्तन होगा, जिसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समझिए, जब प्रकाश विभिन्न परतों से होता हुआ गुजरता हुआ पृथ्वी की सतह पर हमें दिखाई देगा, मान लीजिए यहाँ से गुजरता हुआ इस तरह से आएगा, तो विभिन्न परत, कोई परत गर्म होगी, कोई परत ठंडी होगी। तो इन परतों के कारण एक सघन माध्यम बन जाएगा और एक कैसा माध्यम बन जाएगा? विरल। कैसा बन जाएगा? विरल। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी तो वो क्या उसका मार्ग परिवर्तित होगा या नहीं होगा? तो होगा। प्रकाश लगातार अपवर्तन होने के कारण प्रकाश की दिशा लगातार क्या रहेगी? बदलती रहेगी। और जब प्रकाश की दिशा लगातार बदलती रहेगी, कभी प्रकाश ऐसे आएगा, कभी ऐसे दिखाई देगा, तो ये तारे हमें कभी यहाँ दिखाई देंगे, कभी यहाँ दिखाई देंगे, कभी यहाँ दिखाई देंगे, कभी यहाँ दिखाई देंगे। इस तरह से आप देखोगे तारे की दिशा लगातार आपको चेंज दिखेगी, लेकिन तारे सच में एक्चुअल में चेंज नहीं होते, वो केवल हमें लगेंगे। अगर यहाँ से सीधा प्रकाश आए तो हमें वो बिल्कुल सीधे दिखाई देंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, आपने देखा होगा, अगर एक आप पेंसिल लें, इस पेंसिल को पानी में डिप कर दें तो ये सीधी ना दिखकर इस तरह से पेंसिल नहीं दिखती। कैसे दिखती है? तिरछी। ठीक है, कुछ तिरछी दिखाई देती है इस तरह से। ठीक है, ऐसे आ रही थी, सॉरी, इस तरह से पेंसिल रखोगे तो थोड़ी क्या दिखाई देगी? वो पानी के अंदर तिरछी दिखाई देगी। रीजन क्या होता है? अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश की किरणें अलग अलग माध्यम में से होकर जाएगी, तो अलग अलग माध्यम में से होकर आएगी तो क्या होगी? उनकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि तारे टिमटिमा रहे हैं तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमा रहे? दूसरा क्वेश्चन दे दिया, देखो यहाँ पर मैं इसी में बता दूंगा आपको, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, जो प्लैनेट्स हैं क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते? पहला रीजन ये होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 11, पहला रीजन ये होता है कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह वो पृथ्वी के पास होते हैं। पृथ्वी के क्या होते हैं? पास। किसकी तुलना में? तारों की तुलना में। ये मत कहना कि सर पास होते हैं, लेकिन तारों की तुलना की बात कर रहे हैं हम। तो जो ग्रह होते हैं वो तारों की तुलना में पृथ्वी के ज़्यादा पास होंगे। दूसरा, जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के पास तो है ही, ग्रह तारों की अपेक्षा मैंने अभी बताया पृथ्वी के पास है, और इससे क्या होगा कि ये एक विस्तृत स्रोत की भांति कार्य करेंगे। जो ग्रह है वो किसकी भांति व्यवहार करेंगे? विस्तृत स्रोत की भांति, विस्तृत स्रोत की भांति माने जाते हैं। तो इस तरह से, और जो आपके पास, ऐसे समझिए, ये पास है तो ये इस तरह से दिखेंगे, बहुत सारे बिंदु स्रोत का, ये विस्तृत, बहुत सारे क्या हैं, ये बिंदु के आकार के स्रोत हैं, इनसे मिलकर बना हुआ है ग्रह, हमें दिखाई दे रहा है बड़ा है। और यहाँ पर तारे बिल्कुल बिंदी के जैसे ही हैं, छोटे हैं। तो क्या होगा? इस वाला बिंदु, एक ये वाला बिंदु, एक ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये सारे के सारे जो बिंदु हैं हमारी आंख में प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब सभी का हम देखेंगे तो तीव्रता में परिवर्तन शून्य होगा। मतलब ये जैसे हैं वैसे ही हमें दिखाई देंगे। तो सबसे मेन रीज़न इसका क्या होता है? जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के पास होते हैं और तारे पृथ्वी से दूर होते हैं, इसलिए ये बिंदु स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, और ग्रह विस्तृत स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। और विस्तृत स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं तो ये हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं, बड़े जैसे ये होते हैं, और ये हमें कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए। कैसे दिखाई देंगे? टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताभ यानी कि लाल क्यों दिखाई देता है? ये आपको बताना है। सूर्य उदय के समय सूर्य रक्तताभ क्यों दिखाई देता है? रेडिश क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य वो हुआ यहाँ से पूरब से, ये सूर्य उगा है, ये सूर्य छिप गया यहाँ पर, ये पूरब दिशा है, और ये कौन सी है? पश्चिम। कौन सी है? पश्चिम। तो देखिए ये वाली दूरी ये कहलाता है क्षैतिज। क्या कहलाता है? ये क्षैतिज। क्या कहलाएगा? क्षैतिज। क्या कहलाएगा? क्षैतिज, यानी कि होरिजन। क्या कहलाता है? होरिजन।
तो क्यों लाल दिखाई देता है बताइए। देखिए, जब सूर्य दोपहर में होगा तो हमारे सर के ऊपर होगा इस तरह से, तो ये दूरी कम होगी, ये दूरी कम होगी, या ये वाली दूरी कम होगी हमसे, तो ये वाली दूरी कम होगी। हम बात कर रहे हैं सूर्य जब उगता है तब, सूर्योदय। तो जब ये सूर्योदय होता है तो हमारे तक आने में, हम यहाँ पर खड़े हैं, सूर्य की प्रकाश की किरणों को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है। अब कहोगे दोपहर में नहीं दिखाई देता, उसका कारण भी आपको समझ आ जाएगा। तो क्या होता है, जब सूर्य उगता है, सूर्य उदय होता है, तो तब ये दूरी ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ती है। ज़्यादा दूरी ट्रैवल करनी पड़ती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकीर्णन। किस क्रम में होता है? ये आपने पढ़ा होगा, विब ग्योर। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? वायलेट का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किसका होता है? लाल का। तो इस कारण आप देखेंगे सबसे कम जो नीला, ग्रीन, वायलेट यानी कि बैंगनी, सब कलर का प्रकीर्णन हो जाता है। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? रेड का। इसलिए सूर्य कैसा दिखाई देता है? रेड। यही कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन लाल कलर के लिए सबसे कम होता है। तो जितने भी खतरे के सिग्नल बनाए जाते हैं उसमें लाल कलर ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, लाल कलर ही क्या होता है? प्रयुक्त। जो ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं वो भी कैसे कलर के बनाए जाते हैं? लाल। क्योंकि अगर कोई दूर से आ रहा है तो उसको लाल कलर का प्रकीर्णन कम हो और वो उसको आसानी से दिखाई दे जाए। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 13। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपको लिखना होता है इनमें, कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? चलो मैं एक क्वेश्चन लिखकर बता देता हूँ आपको, कि जो आकाश का नीला रंग है, आकाश का नीला रंग पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा किसके कारण होता है? प्रकीर्णन द्वारा होता है। प्रकीर्णन द्वारा होता है। मतलब ये होगा कि जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, यहाँ उसका भी आंसर हमें मिल गया। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन। मतलब प्रकीर्णन नीले कलर के लिए, बैंगनी के लिए सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाता है वो हमें नहीं दिखाई देता। फिर आई इंडिगो, फिर आता है ब्लू। तो तीसरे नंबर पर ब्लू होता है, उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, वो फैल जाए। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैल जाना। कणों से टकराकर प्रकाश फैल गया तो कैसा दिखाई देता है? नीला। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अब क्या हुआ कि कोई अंतरिक्ष यात्री कहाँ चला गया? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जाने पर उसको काला क्यों दिखाई देता है, ये आपको बताना है। क्योंकि चलो लिख देता हूं, अब लिखेंगे हम, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वे अत्यधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। जहाँ मेन रीजन ये है, जहाँ क्या नहीं होता? वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल नहीं होता। और वायुमंडल नहीं होता तो क्या प्रकाश का प्रकीर्णन होगा? नहीं होगा। क्या प्रकाश का इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता और आकाश काला दिखाई देता है, काला प्रतीत होता है। इस तरह से आपको लिखना होगा। एक मैंने आपको लिखकर बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या है ये। देखिए, समझिए
कि जो आकाश है वो नीला किस लिए दिखाई देता। उसने पूछा अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला। सबसे पहले हम इसका आंसर देंगे कि नीला क्यों दिखता है। तो नीला इसलिए दिखता है, किस लिए नीला किस लिए दिखता है कि वायुमंडल के द्वारा, हमारे आसपास वायुमंडल पाया जाता है, उसमें सूक्ष्म कण होते हैं, उसके द्वारा प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन। क्या हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया तो उसे नीले की जगह काला दिखाई देगा, क्योंकि वो इतनी अधिक ऊंचाई पर चला जाएगा जहां पर वायुमंडल नहीं होता। क्या नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता। और जब वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में पाए जाने वाले कणों की सहायता से होता है। और आकाश कैसा दिखाई देगा, उसको काला। कैसा दिखाई देगा, काला। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर कौन सा था ये हमारे पास, कौन सा था, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, इसके बाद हम जो देखेंगे नया चैप्टर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।